आरटीपीसीआर का अर्थ है ऑप्शन ए रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सी रेस्ट टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरटीपीसीआर, जब ये कोरोना काल में इस प्रकार की जांचें बहुत की गई थी आरटीपीसीआर जांच, तो इसका जो फुल फॉर्म था ये है, फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज ए फाइंडिंग ऑफ विच डिजीज। चावल के पानी जैसा जब स्टूल आता है तो वो किस बीमारी में आता है? ऑप्शन ए अमीबाइसिस, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलरा। इसका सही आंसर है। कॉलरा में जो भी स्टूल आता है ये चावल के पानी की तरह आता है और ये जो दिखने में होता है ये मिल्की अपीयरेंस का होता है, और ये जो देख सकते हैं कि जो कॉलरा होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है जो विब्रियो कॉलरी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन आवासीय मानकों के अनुसार असत्य है? ए आवास के छत की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए, बी प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए, सी खिड़कियों की ऊंचाई कमरे के दीवारों पर 3 फीट होनी चाहिए, प्रत्येक कमरे में 6 फीट ऊंचाई के 2 दरवाजे होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक कमरे में 6 फीट ऊंचाई के 2 दरवाजे होने चाहिए। ये एक असत्य कथन है। ऑप्शन ए, बी, सी ये सभी कथन सत्य हैं। पहला तो हम लोगों को क्या करना था, इसमें से असत्य कथन छांटना था। पहला है आवास के छत की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए, ये भी सही है, जिससे कि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। खिड़कियों की ऊंचाई कमरे के दीवारों पर 3 फीट होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पास्को अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2009। भारत में पास्को अधिनियम जो पारित किया गया था ये 2012 में पारित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। यदि एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो एग्जैक्ट डेट है 14 नवंबर 2012, क्योंकि जो 14 नवंबर होता है ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि वर्ष पूछा जाए तो 2012। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षित करना या बच्चों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफाइलेक्टिक स्तब्धता के इलाज में कौन सी दवा महत्वपूर्ण है? ए एट्रोपिन, बी एड्रीनेलिन, सी डेरिफाइलिन, डी एमिनोफाइलिन। एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो दी जाने वाली दवा है ये होती है एड्रीनेलिन इंजेक्शन, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में वृद्धि व विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला इसमें कथन है वृद्धि व विकास सेफेलोकॉडल दिशा में चलती है। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि व विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा में चलती है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। वृद्धि व विकास सेफेलोकॉडल दिशा में चलती है और वृद्धि व विकास प्रॉक्सिमोडेस्टल दिशा में चलती है। तो सेफेलोकॉडल का मतलब होता है कि जब जो विकास है ये सिर से पैर तक के विकास को ये सेफेलोकॉडल बोला जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले बच्चा क्या होता है, अपना सिर संभालना सीखता है, सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। तो सबसे पहले जो क्या होता है कि जो वृद्धि और विकास होती है बच्चे की, ये यदि सिर से पैर तक होती है तो इसको सेफेलोकॉडल बोला जाता है। फिर जो क्या होता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, केंद्र से क्या होता है बाहर की तरफ परिधि की तरफ विकास होता है, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोला जाता है। तो ये दोनों कंडीशन
होती हैं, इसलिए दोनों को ऑप्शन सही होंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किस स्थिति में प्लेसेंटा के मार्जिन पर जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए बैटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, ऑप्शन सी फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी रहती है तो इस प्रकार के जो प्लेसेंटा को लोग बैटलडोर प्लेसेंटा बोलते हैं। इसमें इस प्रकार से अम्बिलिकल कॉर्ड होती है और इसका जुड़ाव होता है प्लेसेंटा से, तो इसको क्या बोला जाता है? बैटलडोर प्लेसेंटा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संज्ञानात्मक अधिगम के सामने लिखा है कौशल, प्रभावी शिक्षण के सामने लिखा है ज्ञान, और साइकोमोटर लर्निंग के सामने लिखा है दृष्टिकोण। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से आपको मैच करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सीखने के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसमें जो संज्ञानात्मक अधिगम है, तो संज्ञानात्मक अधिगम ये ज्ञान से सीखना होता है, इसको कॉग्निटिव लर्निंग भी कहते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि ब्रेन आपकी जो सूचनाओं को किस प्रकार से प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रभावी लर्निंग ये भी एक लर्निंग का सिद्धांत है, जिसको दृष्टिकोण किस प्रकार से दृष्टिकोण करके है ऐसे सीखना होता है। साइको मोटर लर्निंग होता है, ये अपने कौशल से स्किल से सीखने का एक तरीका होता है। इस प्रकार से जो ए का है 3, बी का होगा ए का 2 इसमें हो गया, और बी का हो गया 3 और सी का हो गया 1। इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः आंख की पुतली चौड़ी करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ए जेंटामाइसिन, बी ट्रोपिकामाइड, सी लीवोफ्लॉक्सासिन, डी बीटामिथासोन। तो जो भी पीपल होती है उसको डायलेट करने के लिए यूज करते हैं। ये यूज करने वाली जो ड्रग होती है इसको बोलते हैं ट्रोपिकामाइड, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्तस्राव विकार जो फैक्टर 8 व 9 की कमी के कारण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? परप्यूरा, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकेमिया। करेक्ट आंसर है एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें फैक्टर 8 और 9 की कमी से शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर जमता नहीं, ब्लड का थक्का नहीं बनता है, इसको कहा जाता है हीमोफीलिया, और ये जेनेटिक डिजीज है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए बेरीबेरी, बी पेलेग्रा, सी डर्मेटाइटिस, डी स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर होगा थायमीन की कमी से जो होने वाली बीमारी होती है बेरीबेरी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर जल को स्वच्छ बनाने की विधि में कौन सा चरण नहीं होता है? दुर्घटनाग्रस्त एक बेहोश व्यक्ति में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ए श्वास नली का साफ होना, बी रक्तस्राव, डी सी हड्डी का टूटना, डी सर का चोट। करेक्ट आंसर है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है और बेहोश है तो सबसे पहले उसकी जो श्वास नली है वो साफ होनी चाहिए, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्वास नली का साफ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक औरत एक ही समय में एक से ज्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ए मोनोगैमी, बी पॉलीगैमी, सी पॉलीएंड्री, डी सामूहिक विवाह। इसका करेक्ट आंसर होता है पॉलीएंड्री। जब एक औरत एक ही समय में एक से ज्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य गर्भावस्था में कुल कितने आयरन की आवश्यकता होती है? ए 300 मिलीग्राम, बी 800 मिलीग्राम, सी 1000 मिलीग्राम, डी 1200 मिलीग्राम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1000 मिलीग्राम गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 ये दो सूचियां दी गई हैं और इसके सामने ये तथ्य दिए गए हैं। तो प्रेरणा प्रेरणा होगा कि कुछ विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जावान होना, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है। निराशा निराशा व्यक्ति को होती है किसी इच्छा या आवश्यकता को अवरुद्ध करने से। टकराव होता है एक मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होने से। टकराव होता है व्यक्ति में दो या अधिक विरोधाभासी इच्छा का होना, और तनाव होता है मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ए का 4 है, बी का 3 है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के किस भाग को लिविंग लाइगेचर के नाम से जाना जाता है? ए पेरीमेट्रियम, बी एंड्रोमेट्रियम, सी मायोमेट्रियम के बीच का स्तर, डी मायोमेट्रियम का अंदरूनी स्तर। इसमें जो सी ऑप्शन है मायोमेट्रियम के बीच का स्तर, इसको लिविंग लाइगेचर के रूप में जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए किस अभिरंजन विधि का प्रयोग किया जाता है? ए ग्राम अभिरंजन, बी पॉन्डर्स अभिरंजन, सी जील नेल्सन अभिरंजन, डी एल्बर्ट अभिरंजन। एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट का मतलब होता है कि ऐसे बेसिलस, ऐसे जीवाणु जो कि एसिड में अधिक तेजी से दिखने लगे, उनको क्या है एसिड फास्ट बोलते हैं। इनमें जब भी एसिड का उपयोग किया जाता है तो ये अलग से चमक छोड़ते हैं, चमकने लगते हैं, इसलिए इनको एसिड फास्ट बेसिलाई कहा जाता है। तो एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला विधि है ये है ग्राम अभिरंजन, और इसी विधि का प्रयोग किया जाता है टीवी के बैक्टीरिया की स्टेनिंग में, स्पुटम के स्टेनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण कौन सा है? ए एटॉनिक गर्भाशय, बी चोट के कारण, सी रक्त के जमने में विकार, डी रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का जो मुख्य कारण होता है ये होता है एटॉनिक गर्भाशय, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई यूरेटिक दवाएं सामान्यतः किस समय दिया जाना चाहिए? ए सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। जो डाई यूरेटिक दवाएं होती हैं इनको सामान्यतः सुबह देना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, सी नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, डी इस्लामाबाद। करेक्ट आंसर है यूनिसेफ का जो वैश्विक मुख्यालय है ये जिनेवा में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो बाइल का जो फॉर्मेशन होता है ये यकृत में होता है, लीवर में होता है, और स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदर के निम्न अंगों में से किसमें पियर्स पैचेस पाए जाते हैं? ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें क्या होता है पियर्स पैचेस पाए जाते हैं, उंगलियों के समान स्ट्रक्चर होते हैं, यही भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं। किस स्वास्थ्य समस्या में प्रकाश चिकित्सा या फोटोथेरेपी लाभदायक हो सकती है? ए एक्जिमा, बी सोरियासिस, सी नवजात पीलिया, डी शरीर का जला हुआ भाग। तो नवजात पीलिया होता है इसमें फोटोथेरेपी यूज की जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सभी एंटीसेप्टिक या कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसका उपयोग लाइस के लिए, सिर में जूं के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। या स्कैबीज के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकवेन साइन किस बीमारी में पाया जाता है? हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस, सेरिब्रल पॉल्सी। करेक्ट आंसर है जो मैकवेन साइन है ये हाइड्रोसेफेलस की बीमारी में पाया जाता है। हाइड्रोसेफेलस मीन्स होता है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो साइन होता है ये मैकवेन साइन होता है।
निम्न में से कौन सा संकेत किसी व्यक्ति में एड्स का सूचक है? CD4 कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, CD4 कोशिकाओं की संख्या 800 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, CD4 कोशिकाओं की संख्या 400 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CD4 कोशिकाओं की संख्या 400 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना, ये एड्स का सूचक हो सकता है। भारत में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम MTP एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1981, 1990, 1971, 2000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1971 में ये MTP एक्ट पारित हुआ था और पूरे देश में लागू हुआ था 1972 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, पारित हुआ पूछा गया है। इस चीज को बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसा भी आ सकता है। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि कब पारित हुआ था तो 1971 में, और कब लागू हुआ था तो आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है? A डाइजीपाम, B एप्सोलिन, C मैग्नीशियम सल्फेट, D लेवेटालॉल। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो एक्लेम्सिया में, ये क्या होती है? मैग्नीशियम सल्फेट होती है, इसलिए C ऑप्शन सही है। मुंह से दुर्गंध के संदर्भ में निम्न कथन सभी सही हैं सिवाय गंदा श्वास, गंध पैदा करने वाले जीवाणु, कार्बन यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु, गंधक के यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये भी होगा, गंदा श्वास होगा, गंध पैदा करने वाले जीवाणु भी होंगे और कार्बन यौगिक पैदा करने वाले जीवाणु भी होते हैं। कौन से हार्मोन यौन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं? तो ये सेक्सुअल बिहेवियर को जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं बताना है। सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव रोधी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो एंटी हेमरेज विटामिन विटामिन के होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा मच्छर ताजा पानी के कृत्रिम संग्रह में प्रजनन करता है? एनाफ्रीज, क्यूलेक्स, एडीज, मैंसोनिया। देखिए जो एडीज मच्छर होता है जिसको डेंगू का मच्छर भी कहते हैं, ये हमेशा ताजे पानी में पनपता है। घर के अंदर जो भी ताजे पानी के बर्तनों में कभी बरसात का पानी भर जाता है उनमें ये बहुत जल्दी पनप जाता है, इसलिए सभी बरसात के पानी को बिल्कुल साफ करना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडीज। प्रसव के समय पूर्ण सर्वाइकल डायलेशन किसको कहते हैं? 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देखिए प्रसव में जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें डायलेशन होता है पहले 1 से 3 सेंटीमीटर पहली स्टेज में, फिर होता है 4 से 7 और फिर होता है 7 से 10। तो इस प्रकार 10 सेंटीमीटर में पूर्ण डायलेशन हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अपर्याप्त प्रकाश, अत्यधिक ऊंची ध्वनि, अत्यधिक कंपन, उच्च दबाव पानी के अंदर, एकाग्रता में कमी व चिड़चिड़ापन, रेनार्ड रोग, खनिक स्टिग्मस, कैसन रोग। देखिए यदि आपको सबसे पहले देखते हैं इसमें जो लिखा हुआ है अत्यधिक ऊंची ध्वनि, इससे क्या होता है? एकाग्रता में कमी व चिड़चिड़ापन आती है। अपर्याप्त प्रकाश में जो डिजीज होती है ये होती है खनिक निस्टेगमस। जो भी माइनर्स होते हैं, कोयले का खनन करने वाले लोग होते हैं, खानों में काम करने वाले लोग होते हैं, तो ये इनमें क्या होता है खानों के अंदर जो भी क्या होता है प्रकाश की मात्रा पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, तो ये अपर्याप्त प्रकाश के कारण ये वाली डिजीज खनिक स्टिग्मस पैदा हो जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर या तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, ये तीनों अभी सही हैं, तो ये इसका आगे देखेंगे। ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, अत्यधिक कंपन और उच्च दबाव पानी के अंदर। अत्यधिक कंपन से जो होने वाली डिजीज है ये रेनार्ड रोग है और उच्च दबाव पानी के अंदर ये होता है कैसन
डिजीज, इसलिए देखेंगे इसका जो मैच करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ए का 3, बी का 1 है और सी का 2, इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, शासी बोर्ड, सचिवालय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन शासी बोर्ड या जो गवर्निंग बॉडी होती है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख अंग नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो इसके प्रमुख अंग हैं ये है विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल, कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरीट। ये सभी हैं जो शासी बोर्ड है, ये इसका प्रमुख अंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 12 माह के बच्चों में कौन सा श्वास दर निमोनिया का सूचक हो सकता है? ए 60 प्रति मिनट से ज़्यादा, बी 50 प्रति मिनट से ज़्यादा, सी 40 प्रति मिनट से ज़्यादा, 30 प्रति मिनट से ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50 प्रति मिनट से ज़्यादा। 2 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं, 1 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनकी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है ये 50 बीट्स पर मिनट मैक्सिमम होती है। यदि इससे ऊपर श्वसन दर हो रही है तो ये निमोनिया का सूचक है। और जो नवजात होते हैं इनकी जो नॉर्मल फीटल जो श्वसन दर होती है ये 60 प्रति मिनट मैक्सिमम होती है, और 60 से यदि ज़्यादा हो रहा है तो ये निमोनिया का सूचक नवजात में माना जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस प्रकार से होता है ऑप्शन बी 50 प्रति मिनट से ज़्यादा। इनमें से कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, माइग्रेन, हुकबर्न। व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित रोग होगा इसमें हुकबर्न, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। What is the recommended flow rate of oxygen via nasal cannula? नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देने की जो रिकमेंडेड फ्लो रेट है वो क्या है? 1 से 4 लीटर प्रति मिनट, 4 से 6 लीटर प्रति मिनट, 6 से 8 लीटर प्रति मिनट, 8 से 10 लीटर प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 से 6 लीटर प्रति मिनट। ये नेजल कैनुला से दिया जाने वाला फ्लो रेट है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यदि इसके ऊपर देंगे तो इससे जलन होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हैं सिवाय गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, भोजन, धर्म। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण गरीबी भी है, प्रति व्यक्ति आय में भी असर पड़ता है और भोजन में भी असर पड़ता है। जो इसमें असर नहीं पड़ेगा, ये प्रभाव नहीं है, तो वो है धर्म का, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन ये ब्रेस्ट मिल्क के लिए आवश्यक होता है फॉर्मेशन के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और इजेक्शन पूछा जाए तो ये ऑक्सीटोसिन होगा, इसलिए यदि कभी इजेक्शन आ जाए यहाँ पर उसका उत्तेजक कौन होता है हार्मोन, ये ऐसा पूछ लिया जाए तो ये ऑप्शन डी सही होगा। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक दिन कितने घंटे सोना चाहिए? 5 घंटे, 3 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे। एवरेज रूप से जो सोने का समय होता है ये कम से कम 6 से 8 घंटे का होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए कम से कम प्रत्येक दिन कितने घंटे सोना चाहिए, तो ये 7 घंटे हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो सकता है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, आयरन कैप्सूल, ओमेप्राजोल। यहाँ पर जो रिफाम्पिसिन टैबलेट दी गई है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और इसके कारण यूरिन का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ये यूरिन का कलर रेड होने का जो ड्रग है ये रिफाम्पिसिन है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसको याद करने का तरीका इस प्रकार से आप समझिए कि कुछ और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं, तो प्रिएस्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं।
पैराजिनामाइड, रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब यहाँ पर चूंकि लाल कलर हो रहा है तो आर फॉर होता है रेड और आर फॉर है रिफाम्सिन। इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है। तो इसमें पेशाब का लाल रंग, यूरिन का रेड कलर हो रहा है, ये रिफाम्सिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? रणरोधक, हीटर, शीतक, कंडक्टर। Chlorofluorocarbons CFC is widely used in propellants, heaters, coolants, conductors। ये CFC का उपयोग सबसे ज्यादा शीतलक के रूप में होता है, कूलेंट के रूप में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Which of the following drug causes extrapyramidal symptoms as side effect? Antidepressant drugs, antipsychotic drugs, एंटी-एंजाइटी ड्रग्स, मूड स्टेबलाइजर। इनमें से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स पैदा करती हैं, ईपीएस पैदा करती हैं एक साइड इफेक्ट के रूप में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसमें ये ईपीएस में कुछ और सिम्टम्स शामिल होते हैं, जैसे अकेथीसिया। अकेथीसिया मीन्स होती है कि व्यक्ति को बेचैनी हो रही है, अपनी जो शारीरिक गति है उसको कंट्रोल करने में समस्या होती है, तो उसको अकेथीसिया बोलते हैं। व्यक्ति अनायासी हाथ पैर को हिलाता रहता है, कंपन करता रहता है। दूसरा होता है डिस्टोनिया, अनैच्छिक रूप से, इनवॉलंटरी रूप से इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये इसके साइड इफेक्ट के रूप में देखे जाते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। इनको एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण कहते हैं। डिप्थीरिया रोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, डिप्थीरिया एक जीवाणु के द्वारा होता है। बी, सिक टेस्ट से एक व्यक्ति में डिप्थीरिया टॉक्सिन के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में पता करते हैं। सी, डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन तंत्र के भाग को प्रभावित करता है। डी, डिप्थीरिया का उद्भवन काल 2 से 5 दिन होता है। डिप्थीरिया एक जीवाणु के द्वारा होता है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम डिप्थरी इसका जीवाणु होता है। इसमें जो टेस्ट किया जाता है ये सिक टेस्ट किया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि डिप्थीरिया से जब किसी बच्चे में डिप्थीरिया हो जाता है तो उसको निगलने में परेशानी होती है। तो ये ऊपरी त्वचा होती है, गर्दन में सूजन टाइप की आ जाती है, गले में खराश होती है, तो ये क्या करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट URTI को इन्फेक्टेड करता है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें गलत है। हम लोगों को असत्य कथन छांटना था, इस प्रकार से ऑप्शन सही होगा। तो डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 2 से 5 दिन होता है, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अधिगम, प्रेक्षण। अनुभव या अभ्यास के कारण जब व्यवहार में कोई परिवर्तन स्थायी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सामान्यतः स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड के किस लेवल पर दिया जाता है? L2, L4, L3, L4, L5, L6, L1, L2। स्पाइनल एनेस्थीसिया को सर्जरी में यूज करते हैं एनेस्थीसिया देते समय, तो इसका जो निचले अंगों की जब सर्जरी करनी हो तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो नॉर्मली साइट होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की होती है L3, L4, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभिकथन व कारण पर विचार करें व दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अभिकथन है, पराबैंगनी किरणों को जल शोषक शोधक के रूप में उपयोग हतोत्साहित किया जाता है, कारण इसका अवशिष्ट प्रभाव नहीं है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही कारण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही कारण है। अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जा रहा है पानी को जल शोधक के रूप में, वाटर प्योरीफायर के रूप में, तो
ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं ये बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल का कार्य करती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन अभिकथन इसका सही है। और दूसरा इसमें एक बात और है कि इसका अपशिष्ट प्रभाव नहीं होता है, कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो यूवी रेज होती हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनए को ये डिस्ट्रॉय करती हैं। इस प्रकार से जो उसका मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन फिर नहीं कर पाता है अपना। तो इसका ये भी जो कारण है इसका बिल्कुल सही कारण है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।